हेलो गाइस, मैं उपकिशन से और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ 10 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जिनके अगेंस्ट बैटल करना बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। अगर आप पोकेमॉन गेम्स खेलते हो और आप लोग ने सारे पोकेमॉन के गेम्स खेले तो आप लोग को ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन मिले होंगे जो कि बहुत ही अनोइंग टैक्टिक्स यूज करते हैं आपके अगेंस्ट, जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट बैटल करना एक सरदर्द हो जाता है। आज मैं ऐसे ही 10 पोकेमॉन के बारे में बात करने वाला हूँ। ऑफकोर्स ये जो भी 10 पोकेमॉन के बारे में बात करने वाला हूँ ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जिन पोकेमॉन ने मुझे बहुत अनॉय किया है या मुझे बहुत परेशान किया है ये वो पोकेमॉन्स है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बिकॉज मैं ऐसे ही पोकेमॉन के कंटेंट्स लाता रहता हूँ। तो बिना किसी और बातचीत के साथ चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नंबर 10 पे जो पोकेमॉन हमारी लिस्ट पे आता है वो कोई एक पोकेमॉन नहीं है, वो पोकेमॉन है विद अ स्पेसिफिक एबिलिटी और वो एबिलिटी है स्टैटिक। तो ये वीडियो बनाने का आइडिया ही मुझे इस एबिलिटी की वजह से आया, बिकॉज पोकेमॉन लाइट प्लेटिनम जब मैं खेल रहा था तो मैंने एक जैब स्ट्राइकर के अगेंस्ट टैकल यूज किया और उसके बाद उसकी स्टैटिक एबिलिटी ने मुझे पैरालाइज कर दिया, जिसके बाद मुझे याद आया कि स्टैटिक एबिलिटी कितनी अनोइंग हो सकती है जब सामने वाले के पास है। तो हमारे पास है तो हमारे तो मजे ही मजे। स्टैटिक एबिलिटी आप लोग को मोस्टली इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स के पास ही देखने को मिलेगी। स्टैटिक एबिलिटी कुछ इस तरीके से काम करती है कि जब कोई स्टैटिक एबिलिटी वाला पोकेमॉन रहता है वो फिजिकल कांटेक्ट करता है आपके पोकेमॉन से या ऑपोजिट पोकेमॉन से, तो पोकेमॉन पैरालाइज हो जाता है। और सिर्फ स्टैटिक एबिलिटी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स को अनोइंग नहीं बनाती है, थंडर वेव मूव है जिससे वो लोग पैरालाइज कर सकते हैं और इसलिए मेरे हिसाब से इनके अगेंस्ट बैटल करना बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। और कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन जिनके पास स्टैटिक एबिलिटी है वो इस लिस्ट पे नंबर 10 की स्पॉट पे आते हैं। नंबर 9 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है वो है स्लैकिंग। स्लैकिंग एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है जो कि है जेन 3 का। स्लैकिंग के अगर हम लोग बेस स्टैट्स पे नजर दे तो वो 670 है, जो कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन जितना है। लेकिन इसकी यूजलेस या कह सकते हैं इसकी बहुत ही बेकार एबिलिटी की वजह से ये पोकेमॉन इतना स्ट्रांग नहीं है जितना इसे होना चाहिए था। इसकी एबिलिटी ट्रूआंट इस तरीके से काम करती है कि जब तक एक पोकेमॉन को 2 मूव यूज कर लेने चाहिए उतने टाइम पे ये सिर्फ एक ही मूव यूज करता है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्लो है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्लैक करता है। बस एक मूव ये सिर्फ आपके पोकेमॉन को देखता रहेगा और यही चीज इसे वीक बनाती है। लेकिन फिर भी इसके अगेंस्ट बैटल करना बहुत ही ज्यादा अनोइंग है, बिकॉज इसके पास बहुत ही ऐसे मूव सेट है जो कि आप लोग काफी ज्यादा इरिटेट कर सकते हैं, जैसे कि रेस्ट। एक तो ये पोकेमॉन की एचपी इतनी ज्यादा है, इसके डिफेंस इतने ज्यादा है, इससे बैटल करना ऐसे ही काफी मुश्किल होता है। उसके बाद भी आप इसको हराने जाओगे तो ये रेस्ट यूज करके अपनी पूरी एचपी रिकवर कर लेगा। बिना एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन के स्लैकिंग के अगेंस्ट जाना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि बिना फाइटिंग टाइप पोकेमॉन के आप इसको हरा ही नहीं पाओगे लिटरली। और आपके 2 टर्न्स पे जब ये एक मूव यूज करेगा तो उसके एक मूव का स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसके अटैक स्टैट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और इसलिए मेरे हिसाब से स्लैकिंग के अगेंस्ट बैटल करना बहुत ही अनोइंग है और इसलिए स्लैकिंग इस लिस्ट पे नंबर 9 की स्पॉट पर है। नंबर 8 की स्पॉट पर जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है वो है वोबोफैट। वोबोफैट एक बहुत ही फनी पोकेमॉन है पोकेमॉन के एनिमे में, बट पोकेमॉन की गेम्स की बात की जाए तो वो बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। वोबोफैट की जो एबिलिटी है वो है शैडो टैग, और ये एबिलिटी क्या करती है कि अगर किसी पोकेमॉन के पास शैडो टैग एबिलिटी है तो आप उसके सामने अपने पोकेमॉन स्विच नहीं कर सकते। सो बाय चांस अगर आप अपने लो लेवल पोकेमॉन को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हो और एक वोबोफैट वहां पे आ गया तो आप अपने पोकेमॉन को स्विच नहीं कर पाओगे और वो लिटरली आपके ट्रेनिंग को हेल बना देगा। और सिर्फ शैडो टैग एबिलिटी इसको इतनी अनोइंग नहीं बनाती, इसके जो भी मूव सेट है वो ऐसे हैं कि तुम्हारे अटैक को रिफ्लेक्ट करने वाले, जैसे मिरर कोट और रिफ्लेक्ट, और यही सारी चीजें इसको बहुत ही ज्यादा अनोइंग बनाती है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वोबोफैट इस लिस्ट पे नंबर 8 पे होना चाहिए। नंबर 7 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है वो है गेंगार। गेंगार हमेशा से मेरे फेवरेट पोकेमॉन में से है, मुझे उसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद है, बट इसकी टाइपिंग मुझे थोड़ी ऐसी लगती है कि अगर ये प्योर गोस्ट टाइप रहता तो और ज्यादा स्ट्रांग होता। बट हम बात करते हैं कि गेंगार इतना अनोइंग क्यों है बैटल करने के लिए। गेंगार के अगर हम लोग मूव सेट पे ध्यान दे तो गेंगार यूज करता है हिप्नोसिस। जैसे ही आप एक गेंगार से फाइट करोगे तो इसका फर्स्ट मूव रहेगा हिप्नोसिस, जो मारने के बाद आपका पोकेमॉन सो जाएगा। उसके बाद ये यूज करेगा कंफ्यूज रे, जिससे कि आप अगर उठ भी जाओ तो आप खुद को ही मारोगे। और इसके पास शेडो बॉल जैसे स्ट्रॉन्ग मूव भी है जिससे ये आप पे बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। और अगर कभी बैटल इसके अगेंस्ट जा रहा हो तो ये यूज करेगा डेस्टिनी बॉन्ड, जिससे कि जैसे ही ये मर जाएगा आपका पोकेमॉन भी मर जाएगा। और यही चीज मेरे हिसाब से गेंगार को बहुत ज्यादा अनोइंग बनाती है। गेंगार ना ही सिर्फ एक अनोइंग पोकेमॉन है, वो एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी है और इसलिए उसके अगेंस्ट बैटल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। नंबर 6 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है वो है ज़ुबैट या गोल्डबैट भी। ज़ुबैट और गोल्डबैट को जो सबसे ज्यादा अनोइंग बनाता है वो है कि ये कितने ज्यादा अमाउंट पे पाए जाते हैं।
देखो, बाकी पोकेमोन जो इस लिस्ट पे है वो भी काफी ज्यादा अनोइंग है, लेकिन ज़ुबैट और गोलबैट लिटरली आपको हर गेम में मिलेंगे। ये आपका कोई गेम में पीछा नहीं छोड़ते। आप एक केव में चल रहे हो, वहां पे आपको जियोडूड से ज्यादा ज़ुबैट देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम रिपेल्स इसलिए खरीदता हूँ ताकि मैं इन पोकेमोन से बच सकूं। इनके मूवसेट इनको सुपर अनोइंग बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ज़ुबैट के अगेंस्ट बैटल करना कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका फर्स्ट मूवसेट रहता है कंफ्यूज रे या सुपरसोनिक, जिससे आपको कंफ्यूज कर देगा और आप अपने आप को मारने लगोगे। उसके बाद इसका सेकेंड मूव रहता है लीच लाइफ, जिससे ये आपकी जो बची कुची एचपी है वो सक करना चालू कर लेगा। और ये सिर्फ ये 2 ही मूव नहीं यूज करता है, ये यूज करता है एस्टोनिश भी, जिससे आपके फ्लिंच होने के भी चांसेस है। और अगर आप एक गोलबैट से बैटल कर रहे हो तो उसके पास तो फ्लाइंग टाइप मूव भी रहेंगे, जैसे विंग अटैक, जो कि अगर आपके पास कोई ग्रास टाइप पोकेमोन है उसकी बैंड बजा सकता है। और इसीलिए मेरे हिसाब से ज़ुबैट और गोलबैट इस लिस्ट पे नंबर 6 की स्पॉट डिजर्व करते हैं। नंबर 5 पे जो पोकेमोन हमारे लिस्ट पे आता है वो है क्वैग्ज़ायर। नाउ लकीली ये पोकेमोन आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा बैटल में, लेकिन जितने बार भी ये पोकेमोन आपको देखने को मिलेगा ये आपकी लाइफ हेल बना देगा अगर आपके पास ग्रास टाइप पोकेमोन नहीं है तो, जो कि मोस्टली लोग नहीं रखते अपनी टीम में। मैं पर्सनली खुद की बात भी करूं तो अगर मैंने एक स्टार्टर ग्रास टाइप लिया है तो ही मैं पूरे जेन में ग्रास टाइप पोकेमोन यूज करता हूं, वरना मैं पूरे जेन में ग्रास टाइप पोकेमोन नहीं यूज करता। तो मुझे रिसेंटली ये पोकेमोन ने बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम दिया है। जब मैं पोकेमोन लाइट प्लैटिनम खेला था तब मेरी टीम में कोई ग्रास टाइप पोकेमोन था नहीं और इसने लिटरली मेरी पूरी टीम को हरा दिया। इसकी टाइपिंग इसको बहुत ही ज्यादा अनोइंग बनाती है और ग्राउंड टाइप मूव मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव्स में से है। जैसे अगर आपके सामने एक लो लेवल क्वैग्ज़ायर है तो वो आप पे मड शॉट यूज करेगा, जिससे कि काफी अच्छा खासा अमाउंट पे डैमेज मिलेगा आपको। और ऊपर से आपके पास ग्रास टाइप पोकेमोन नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाते कि आपको कौन सा पोकेमोन यूज करना चाहिए इसके सामने, क्योंकि लिटरली कोई भी पोकेमोन इसके सामने काम नहीं आने वाला। और इसीलिए मेरे हिसाब से ये पोकेमोन इस लिस्ट पे नंबर 5 पे। नंबर 4 पे जो पोकेमोन हमारे लिस्ट पे आता है वो है इमोल्गा, और स्पेसिफिकली कहूं तो एलिसा का इमोल्गा। एलिसा जिम लीडर है पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट की, यानी कि यूनोवा रीजन की, जिसकी स्पेशलिटी है इलेक्ट्रिक टाइप। और उसका इमोल्गा उसका मेन पोकेमोन होना चाहिए था, बट आई थिंक उसका मेन पोकेमोन रहता है जैप स्ट्राइकर। तो क्या ऐसी चीज है जो एलिसा के इमोल्गा को बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग या अनोइंग पोकेमोन बनाती है? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इमोल्गा एक फ्लाइंग और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, जो कि सच कहूं तो बहुत ही ओपी टाइपिंग है। और इसकी एबिलिटी है स्टैटिक। मैंने लिटरली आप लोग को 5 मिनट पहले एक्सप्लेन किया कि स्टैटिक एबिलिटी क्यों इतनी अनोइंग है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये पोकेमोन इतना अनोइंग क्यों है। और जो चीज इसको और अनोइंग बनाती है वो है इसकी फ्लाइंग टाइपिंग, जिसकी वजह से आप इस पे ग्राउंड टाइप मूव नहीं यूज कर सकते। और ना कि सिर्फ ये चीज, ये बार बार आपके सामने डबल टीम यूज करता रहेगा, जिस वजह से आप एक पॉइंट के बाद लिटरली इसको हिट ही नहीं कर पाओगे। और इसका वोल्ट स्विच को तो कोई कैसे भूल सकता है, ये वोल्ट स्विच पे वोल्ट स्विच करेगा और इमोल्गा से इमोल्गा पे स्विच होता रहेगा। तो यही सारी चीजें इसको बहुत ज्यादा अनोइंग बनाती है और आई थिंक इसी वजह से इस पोकेमोन को इस लिस्ट पे नंबर 4 पे होना चाहिए। नंबर 3 पे जो पोकेमोन हमारे लिस्ट पे आता है वो है स्पिरिटोम। स्पेसिफिकली कहूं तो सिंथिया का स्पिरिटोम, बिकॉज स्पिरिटोम हमें एक्चुअली ज्यादा देखने को मिलता नहीं है। पोकेमोन प्लैटिनम मेरा फेवरेट गेम है और सिंथिया मेरी फेवरेट चैंपियन है, बिकॉज सिंथिया की टीम मुझे सबसे परफेक्ट टीम लगती है चैंपियंस में। मैंने अभी तक जितने भी चैंपियंस से फाइट किए, मुझे सिंथिया के अगेंस्ट बैटल सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी लगा। स्पिरिटोम सिंथिया का फर्स्ट पोकेमोन रहता है जिसकी टाइपिंग है डार्क और गोस्ट, और इस टाइपिंग का जेन 4 में कोई टाइप वीकनेस नहीं था, इनफैक्ट जेन 5 तक। जेन 6 में फेरी टाइप के इंट्रोडक्शन के बाद ये पोकेमोन को हराना थोड़ा आसान हो गया है, बट उससे पहले इसको हराना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। ना ही सिर्फ इसकी कोई वीकनेस नहीं थे, इसके डिफेंस और स्पेशल डिफेंस भी बहुत ज्यादा थे। और ये डबल टीम यूज करके आप लोग को इरिटेट कर देगा इस पॉइंट तक कि जब तक आपके मूव इसको लगे ना। और ये सिर्फ एक अनोइंग पोकेमोन नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन भी है। इसके पास मूवसेट रहते हैं डार्क पल्स जैसे, जो कि आपको काफी ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। इनफैक्ट जब मैं फर्स्ट टाइम पोकेमोन प्लैटिनम खेल रहा था तो मुझे लिटरली कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इस पोकेमोन को कैसे हराऊं। बाद में जब आपकी टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आपको अंदाजा आ जाता है कि इससे कैसे फाइट लेनी है, और आई थिंक उसी के बाद मैं इसको हरा पाया, वरना इसके अगेंस्ट बैटल करना वॉज वेरी डिफिकल्ट। नंबर 2 पे जो पोकेमोन हमारे लिस्ट पे आता है वो है ब्लिसी। ब्लिसी इवोल्यूशन है चेंसी का और ये एक नॉर्मल टाइप पोकेमोन है। नॉर्मल टाइप पोकेमोन के अगेंस्ट बैटल करना यूजुअली अनोइंग रहता है, बिकॉज उनके पास ऐसे मूव्स रहते हैं जिनसे वो खुद को हील कर सकते हैं, जो कि उनको काफी ज्यादा अनोइंग बनाते हैं। चेंसी और ब्लिसी भी उनमें से ही है। ब्लिसी जो है उसके पास सॉफ्ट बॉइल मूव रहता है जिससे वो अपने एचपी रिकवर करती है, और फिर इसके डिफेंस से तो कौन बच सकता है, इसके डिफेंस लिटरली बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास फाइटिंग टाइप पोकेमोन नहीं है तो आपके लिए इसको हराना क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और लोग इसे सिर्फ एक डिफेंसिव पोकेमोन मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पास बहुत अच्छे अटैकिंग टाइप मूव्स भी है, जैसे साइस्मिक टॉस और बहुत बार तो टॉक्सिक भी, जो कि मुझे समझ नहीं आता बिकॉज चेंसी एक हील करने वाला पोकेमोन है और मोस्टली हमने इसे नर्स जॉय के पास देखा है। ये टॉक्सिक क्यों सीख सकता है?
तो यही सारी चीजें एक चेंसी के अगेंस्ट या कह सकते हैं कि ब्लेसी के अगेंस्ट बैटल बहुत ही ज्यादा मुश्किल बनाता है, और इसलिए मेरे हिसाब से ब्लेसी और चेंसी इस लिस्ट में नंबर 2 की स्पॉट डिजर्व करते हैं। अब बात करते हैं उस पोकेमॉन की जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे नंबर 1 पे आता है। नंबर 1 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है, ना जाने इस पोकेमॉन ने कितनों के गेम खराब किए होंगे और दिमाग भी। वो पोकेमॉन है मिल्क टैंक। स्पेसिफिकली कहूं तो विटनी का मिल्क टैंक। विटनी जिम लीडर है जोटो रीजन की, जिसकी स्पेशलिटी है नॉर्मल टाइप। उसका मेन पोकेमॉन रहता है उसका मिल्क टैंक, और मिल्क टैंक दिखने में तो ऐसा लगेगा कि हाँ इसको आराम से हरा सकते हैं, बट ये पोकेमॉन लिटरली आपकी लाइफ हेल बना देगा। ये जो बैटल है विटनी के अगेंस्ट, ये बहुत ही अर्ली स्टेज में बैटल होता है। आई थिंक आपका स्टार्टर इस पॉइंट तक सिर्फ या तो इवॉल्व हुआ होगा जस्ट, या तो इवॉल्व भी नहीं हुआ होगा। विटनी के मिल्क टैंक को जो सबसे अनोइंग चीज बनाती है वो है इसके मूव सेट। इसके पास रहता है रोल आउट, जिससे कि मेरा स्टार्टर पोकेमॉन था सिंडिक्विल, वो लिटरली 2 मूव में डाउन हो जा रहा था। और इसका दूसरा मूव रहता है स्टॉम्प, जिससे आप फ्लिंच हो सकते हो। इसका तीसरा मूव था अट्रैक्ट, जो कि सबसे अनोइंग मूव में से है। और चौथा था इसका मिल्क मूव, जिसको मिल्क पीने के बाद इसकी एचपी रिस्टोर होती थी। आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा अनोइंग मूव सेट किसी पोकेमॉन का हो सकता है, और वो भी एक जिम लीडर का होगा ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मिल्क टैंक के अगेंस्ट बैटल वॉज द वर्स्ट थिंग फॉर मी, क्योंकि इस पॉइंट तक मेरे पास फाइटिंग टाइप पोकेमॉन नहीं था मेरी टीम में, तो इसलिए बैटल बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो गया था। और मिल्क टैंक इज स्टिल माई वर्स्ट नाइटमेयर। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कहूंगा, ये आई थिंक सारे लोग एग्री करेंगे इससे कि विटनी के मिल्क टैंक ने उन्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत दी है, और इसलिए मेरे हिसाब से मिल्क टैंक इस लिस्ट पे नंबर 1 की स्पॉट डिजर्व करता है। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आता रहूंगा ऐसी पोकेमॉन कंटेंट्स के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।